ये ब्लैक वाला जो हम लोगों ने बनाया है ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो जाएगा। ये ब्लू वाला हमारा काइनेटिक एनर्जी, इन्वर्टेड पैराबोला, पोटेंशियल एनर्जी पैराबोला, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी। अगर हम नंबरिंग कर दें तो ये फर्स्ट वाला पोटेंशियल, ब्लू वाला सेकेंड वाला काइनेटिक और थर्ड वाला टोटल एनर्जी का कर्व होगा। तो यहाँ पे आके हमारा कर्व डिस्प्लेसमेंट के साथ खत्म होता है। अब जो मैं एक बार सिंक्रोनाइज कर दूँ, आपको कंक्लूड करके बता दूँ कि मैंने आपको क्या सिखाया, कितनी बातें हमने सीखी। बेसिक पकड़ो, हमें एनालिसिस ऑफ इक्वेशन करना था। एनालिसिस ऑफ इक्वेशन में हमने 6 टर्म्स पढ़े, कौन कौन से? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये सारे के सारे 6 टर्म्स हमने 2 बार फॉर्मुलेट किया था। एक फॉर्मुलेट किया था टाइम के टर्म में और एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो जैसे हमने वहाँ पे 6 टर्म्स के फॉर्मूले बनाए थे टाइम के लिए एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक वैसे ही जब हम ग्राफ भी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, फोर्स, ये 6 के 6 हमें टाइम के लिए भी ग्राफ पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट का कर्व होता, इसलिए पहले मैंने आपको इन 6 टर्म्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ कर्व सिखाया। और एक बार जल्दी से यहाँ पे व्यू देख लो, ये हमारा वेलोसिटी का था। वेलोसिटी का हमारा क्या आया था? bx कर्व। मैं तुम्हें एक बार रिव्यू करा दूँ। पहला इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यहाँ पे तुमने अगर x लिखा तो यहाँ पे आपको v लिखना होगा, यहाँ पे a ओमेगा, यहाँ पे a, यहाँ माइनस a ओमेगा और यहाँ पे माइनस a। और यही अगर आप यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 1 ले लो तो ये कर्व कैसा हो जाता था? ये कर्व सर्कल का हो जाता था। ठीक है, ये हो गया हमारा v और ये हो गया x। दूसरा आपने पढ़ा था एक्सीलरेशन और x का कर्व, जो कैसा आया था? निगेटिव स्लोप की वजह से ऐसा -a2 + a x में, और यहाँ पे एक्सीलरेशन। सेम यही कर्व आया इसके लिए हमारा fx का कर्व अगर हम लेंगे तो ये वो भी इसी फॉर्मेट का, यहाँ पे m जो था वो -ओमेगा² था और यहाँ पे भी सेम कर्व, लेकिन यहाँ का स्लोप जो है वो m = -k था। ये -a2 + a। तो देखो ना, वेलोसिटी का एलिप्स, ओमेगा 1 तो सर्कल, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 यहाँ हो गए और बाकी के 3 यहाँ हो गए। फिर से उसको भी देख लो। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट, कैसा होगा? उल्टा पैराबोला। पोटेंशियल एनर्जी x कैसा होगा? पैराबोला। और टोटल एनर्जी x कैसा होगा? तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसकी वैल्यू कैसी होगी? तो ½ k a²। x हमेशा a और -a के बीच में मूव करता रहेगा। तो ये हमारे 6 के 6 कर्व हो गए। देखो, एक वेलोसिटी का, ये दोनों वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन, ये फोर्स, ये काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी। तो ये 6 के 6 कर्व हमारे हो गए डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। किसके टर्म में? डिस्प्लेसमेंट। फिर से मैं बताऊं, जैसे हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे हर एक फॉर्मूले का, एक टाइम के टर्म में और एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो हमें ग्राफ भी 2 बार पढ़ना होगा। एक वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ना होगा, किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो गया एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही अब हमें वेलोसिटी टाइम का कर्व पढ़ना होगा, एक्सीलरेशन टाइम का कर्व पढ़ना होगा, फोर्स टाइम का कर्व, काइनेटिक एनर्जी टाइम का कर्व, पोटेंशियल एनर्जी टाइम का कर्व, टोटल एनर्जी टाइम का कर्व करते हुए हमें अभी 6 के 6 कर्व और पढ़ने होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने क्या फिनिश किया? अभी हमने ग्राफ या कर्व फिनिश किया। एनालिसिस ऑफ एसएचएम के 6 फैक्टर्स था विथ डिस्प्लेसमेंट। चलो
तो आओ बच्चों हम अब ग्राफ का सेकंड पोर्शन जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट होगा वेलोसिटी टाइम, दूसरा होगा एक्सीलरेशन टाइम, तीसरा होगा फोर्स टाइम, चौथा होगा काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पांचवा होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, और 6 टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है इसलिए टाइम के साथ वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ठीक है ये सिंपल है। ये डिस्प्लेसमेंट की तरह थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें नोट करके बेसिक पढ़ने पड़े, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये बहुत सिंपल होता। जैसे देखो पहला मैं लिखता वेलोसिटी टाइम, याद करो दो फॉर्मेट में हमने वेलोसिटी, हमने x को क्या माना था, हमने कंसीडर किया था इफ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। याद करो हमने कंडीशन पढ़ा था विदाउट एनी स्पेशल रीजन इफ वी कंसीडर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमें टाइम के लिए इसका कर्व बनाना होगा t, कॉस का कर्व तुम जानते हो कि अगर मीन से स्टार्ट हुआ तो वो साइन होता है, और अगर एक्सट्रीम से हमने स्टार्ट कर दिया तो वो हमारा कैसा होता है, कॉस। तो हमारा यहाँ पे कैसा है वेलोसिटी, कॉस है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम से। ये हो गया हमारा v, ये हो गया हमारा ओमेगा टी। सो सिंपल, इतना ही है। दूसरा हम कहते हैं एक्सीलरेशन टाइम। तो याद करो बच्चे एक्सीलरेशन टाइम के लिए हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस ए ओमेगा। ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो एनालिसिस ऑफ एसएचएफ के उन 6 टर्म्स में मिलेगा। हमें ऑलरेडी आपके पास मैंने ये होमवर्क भी दिया था कि फॉर्मूला इकट्ठे करके रखो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो अभी आपको सिखाया था ना, माइनस लगने की वजह से कोई भी कर्व इन्वर्टेड हो जाता। तो यहाँ पे जैसे देखो साइन का कर्व ये होता है ना, इसका माइनस करने की वजह से ये इन्वर्टेड हो जाएगा और ऐसे होगा। तो हमारा ये होगा एक्सीलरेशन और ये होगा ओमेगा टी। ये तो मैंने आपको रेफरेंस बताया कि ये अगर साइन ओमेगा टी है तो माइनस की वजह से ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो ऐसा हो जाएगा। ये हो गया एक्सीलरेशन टाइम। फिर बात आती है फोर्स और टाइम की। तो फोर्स और टाइम के लिए हमारा इक्वेशन क्या होता, फोर्स टाइम, फोर्स वाला टाइम, तो फोर्स वाला फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा फोर्स इक्वल टू के, तो हमारा यहाँ हो जाएगा के ए साइन ओमेगा टी, मतलब फोर्स का कर्व सिंपल साइन का कर्व हो जाएगा। और अगर हम माइनस सॉरी बच्चों, हमारा फोर्स इक्वल टू याद करो माइनस के एक्स होता था ना, तो माइनस के और एक्स की जगह पे लिखोगे तो ए ओमेगा सॉरी ए साइन ओमेगा टी। तो फोर्स का कर्व भी बिल्कुल मिलता जुलता हो जाएगा, माइनस साइन की वजह से इन्वर्टेड, और ये देखो साइन का उल्टा कर्व, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी हो जाएगा हमारा ओमेगा टी टाइम। तो देखो ना कितना सिंपल है, ये सिर्फ साइन कॉस के ग्राफ से क्लियर हो गया। हमारा वेलोसिटी किसका होगा, कॉस का कर्व। हमारा एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव साइन, तो इन्वर्टेड साइन का कर्व। हमारा फोर्स कैसा होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी के ए, तो ये हो गया उल्टा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा माइनस के ए एम्पलीट्यूड फोर्स का, और ये इन्वर्टेड शेप का। अब बारी आई, हमने तुम्हें वेलोसिटी टाइम सिखा दिया, एक्सेलरेशन टाइम, फोर्स टाइम। अब कौन सा बच गया, के पी और टी, वो नेक्स्ट सिखाता। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ साइन और कॉस के कर्व हैं, इसलिए टाइम में हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम जानते हो कि साइन का कर्व मीन से स्टार्ट होता, कॉस का कर्व एक्सट्रीम बोले तो पिक से स्टार्ट होता, तो ये बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। हाँ,
नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी और टाइम का कर्व। तो काइनेटिक एनर्जी टाइम का कर्व कैसा होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो टाइम वाला, तो वो था हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो बच्चे, यहाँ पे नोट करके मैं तुम्हें एक बात समझा दूं। यहाँ पे हमें cos ओमेगा टी का कर्व ड्रॉ करना होता, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? cos ओमेगा टी का कर्व हमारा होता एक्सट्रीम से स्टार्ट होता हुआ ऐसे, लेकिन यही अगर हमें cos स्क्वायर ओमेगा टी लिखना हो तो कर्व कैसे होगा? तो इसमें नेगेटिव वाले पोर्शन गायब हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर करोगे किसी भी फंक्शन का तो नेगेटिव तो उसमें बचेगा नहीं। तो ये देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला भी ऊपर को आ जाएगा और ऐसे। तो यहाँ से पीक से स्टार्ट हो और नेगेटिव लूप गायब हो जाए, नेगेटिव लूप गायब होता चला जाए। देखो नेगेटिव लूप गायब होता चला जाए, वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये cos स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व हुआ। ठीक वैसे ही साइन ओमेगा टी के लिए हम क्या करते हैं? साइन ओमेगा टी के लिए हमारा ये कर्व हो जाता। अगर हम इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दें तो यही कर्व नेगेटिव लूप गायब होने की वजह से हो जाएगा हमारा ऐसे। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व। तो काइनेटिक एनर्जी में ये एम्पलीट्यूड बोले तो इसका कांस्टेंट हो गया, तो हमारा कर्व कैसा होगा? cos स्क्वायर का अभी मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर है तो यहाँ की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, और नेगेटिव लूप होंगे नहीं और ऐसे ये कंटिन्यू चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देख लो बच्चों, बगैर हड़बड़ाए आराम से सिंपली सुनो समझो। कॉस का कर्व ऐसा होता है सर, हम जानते हैं। कॉस स्क्वायर का कर्व वहीं से स्टार्ट होगा, बस ये नेगेटिव वाले लोग गायब होते चले जाएंगे। साइन का कर्व ऐसा होगा, साइन स्क्वायर यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। तो साइन वाले में देखो ये नेगेटिव गया और उसकी जगह पे भी हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। तो स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव लूप गायब हो जाता। तो देखो ना यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर ओमेगा टी था ना, तो हमने जो कर्व बनाया वो हमारा cos का, लेकिन नेगेटिव लूप गायब होते हुए, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का कर्व हो गया। काइनेटिक एनर्जी का कर्व विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। अब बारी आती है पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम। पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम। तो देखो ना बच्चे, पहले तो इक्वेशन लिख लो पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखोगे तो हमारा हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऑब्जर्व करना बच्चों, यहाँ क्या आया? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का कर्व मैंने आपको सिखा दिया, मीन से स्टार्ट होगा और निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका भी कर्व कितना सिंपल और इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे करते हुए देखो, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी और ये हो जाएगा हमारा हाफ के ए स्क्वायर और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम और पोटेंशियल एनर्जी टाइम का भी कर्व पढ़ लिया। अब लास्ट कौन सा बचता है? टोटल एनर्जी टाइम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम नोट करते जा रहे हो, क्योंकि नोट करने की वजह से चीज़ें अच्छे से समझ में आती, हम कनेक्ट होते हैं। तो एक रफ नोटबुक पे लेके आपको चीज़ें लिखनी चाहिए, तो आप ज़्यादा कनेक्ट होके अच्छे से लिख पाओगे, समझ पाओगे। बच्चों, तो अब हमारा लास्ट वन कौन सा बच गया? हमारा बच गया टोटल एनर्जी विथ टाइम। और ये इतना सिंपल, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना। याद करो, हमने आपको सिखा रखा है एनालिसिस ऑफ रिसर्चर में। क्या सिखाया था? टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। और 6 पॉइंट करोगे टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा टोटल एनर्जी का कुछ भी ले जाओ, क्या होता? हाफ के ए स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट होने की वजह से हम यहाँ लिखेंगे टोटल एनर्जी, यहाँ लिखेंगे टाइम या ओमेगा टी को लिख लो, और ये हो गया हमारा हाफ के ए स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता इसको ओमेगा टी कर लो? क्यों? क्योंकि हमने
इसमें भी ओमेगा टी रखा हुआ था। तो टोटल एनर्जी टाइप का कर्व हमारा बन गया। अब लास्ट एक एग्जांपल तुम्हें ये मिलेगा कंबाइन। कंबाइन कैसा? तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों एक ही कर्व में देते हैं और बोलते हैं कि इसे पहचानिए। तो ये देखो, मैंने मीन से स्टार्ट किया, इसका नंबर कर दिया मैंने 1। फिर मैंने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया और इसका नंबर कर दिया मैंने 2। और एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, इसका नंबर कर दिया हमने हाफ, ठीक है, इस पर नंबर 3। तो यहाँ पे बताओ तो बच्चे नंबर 1 जो कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियस है सर, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 2 देखो तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड वाला एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है हाफ के स्क्वायर का, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी का। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ग्राफ कंप्लीटली फिनिश होता है। यहाँ पे हमारा ग्राफ, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ, जैसे हमने एनालिसिस ऑफ, बार बार जाओ उस लेक्चर को देखो कि हमने एनालिसिस ऑफ एसएचएम में कितने टर्म्स किए हैं। तो एनालिसिस ऑफ एसएचएम में हमने 6 टर्म्स किए हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और 6 टोटल एनर्जी। हर एक के फॉर्मूले 2 बार आए थे, एक बार आया था विथ डिस्प्लेसमेंट और एक बार आया था विथ टाइम। तो आप देखो बच्चे, हमने पहले विथ डिस्प्लेसमेंट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए 6 के 6 कर्व का हमने पढ़ाई करी। उसके बाद टाइम की बारी आई, तो टाइम के लिए हमने 6 के 6 कर्व डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे आके हमारा ग्राफ कंप्लीटली फिनिश होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी और डिस्प्लेसमेंट के भी रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास टोटल कितने कर्व हो गए? 6 × 6, 6 + 6, 12 कर्व हो गया। वेलोसिटी के 2, एक टाइम का और एक डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में स्पेशल केस लेकर के 2 हो गया। फिर एक्सीलरेशन, एक टाइम एक डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स, एक टाइम एक डिस्प्लेसमेंट। फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक के 2, एक टाइम के लिए एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का 2, एक टाइम के लिए एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। और टोटल एनर्जी दोनों पे डिपेंड नहीं करता, उसका स्ट्रेट लाइन होता तो वो। इस तरह करके हमारे टोटल 12 ग्राफ हो गए, काउंट करना 12 ग्राफ हो गए। तो ये तो ग्राफ का आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, फेस समझ लिया कि ग्राफ कैसे होंगे, किस तरीके का होगा। अब इस पे अगर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, तो वो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के होंगे, वो कैसे पूछे जाते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स करके तुम्हें यहाँ न्यूमेरिकल्स सिखाने की कोशिश करता। इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जस्ट ऑब्जर्व करो और सीख लो। तो हम रीडिंग डाल रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ। तो और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल 1, हमें इस तरह का कुछ दिया होगा बच्चे, फाइंड restoring force constant from given graph। मान लो बच्चों इन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और इस तरह करके यहाँ पे कुछ उन्होंने 30 डिग्री दे दिया, यहाँ x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू +2 दे दी।
तो इस ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, तुम जानते हो कि ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता, तो इस कर्व को देख के सिंपली हम सीख पाएंगे कि हमारा ए यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड 2 यूनिट, देखो यहाँ +2 और यहाँ -2। और अभी मैंने सिखाया था कि इसका स्लोप नेगेटिव होने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होने की वजह से ग्रेटर देन 90 डिग्री होने की वजह से ऐसा है। तो यहाँ पे m हमारा क्या होता था माइनस के, तो माइनस तो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये 30 पकड़ लो। m क्या होता है स्लोप tan थीटा मतलब यहाँ लिखोगे tan 30 डिग्री, और यहाँ पे m की वैल्यू किसके बराबर होती थी k, तो k हो गया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती 1/√3, मतलब कि यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी k = 1/√3। सिंपली वो हमें जो कर्व देंगे तो उसके कोऑर्डिनेट से हम अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट से एम्पलीट्यूड निकाल लिया और थीटा की वजह से हम रेस्टोरिंग फोर्स के निकाल पाए। इसी क्वेश्चन में अगर कहते कि इफ mass m = 1 kg given mass m = 1 kg of oscillating particle, मतलब कि ये ग्राफ तो है ही है, लेकिन ये ग्राफ जिसे सचिन करते हुए पार्टिकल का दिया गया उसका मास कितना है 1 kg। तो देखो यहाँ से हमने एक और इक्वेशन सीखा था ω2 k/m, अगर यहाँ पे मास 2 kg ले लो तो और बेहतर, तो हमारा ω2 कितना हो जाएगा, और अगर मैं सिंपल करूँ तो इसको यहाँ पे √3 kg ले लेते, तो ω2 k की वैल्यू हमने कितनी सीखी 1/√3, और मास की वैल्यू हमने कितनी ले ली √3, तो ये हो गया हमारा 1/3, मतलब ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी हमारा 1/√3। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड t = 2π/ω, बोले तो 2π/1/√3 मतलब 2√3 पाई सेकेंड। तो देखो एक ग्राफ दिया है, उन्होंने ग्राफ के कोऑर्डिनेट से हमने क्या निकाल लिया एम्पलीट्यूड, उसके थीटा से हमने क्या निकाल लिया स्लोप m = tan थीटा, और m की वैल्यू k होती है, यही तो ग्राफ में सीखा था आपने। तो k की वैल्यू है यहाँ पे, k आने की वजह से अगर हमने मास दे रखा है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं, और ओमेगा निकालने की वजह से टाइम पीरियड भी आ सकता है। एक और एग्जांपल लेता है दूसरे तरीके का, तो वो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2 देखो बच्चे, अगर वो हमसे पूछेंगे कि तो दूसरा एग्जाम्पल बच्चे जैसे वो देंगे फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल या oscillating particle having vx velocity displacement as given below। तो देखो बच्चे यहाँ पे हमारा एक कर्व, ये याद करो अंडे के शेप का कर्व किसका होता था वेलोसिटी का, तो यहाँ v इन्होंने ले दिया, यहाँ पे x, यहाँ की वैल्यू 5 पकड़ लो, यहाँ की वैल्यू -5 पकड़ लो, यहाँ की वैल्यू 2 पकड़ लो, यहाँ की वैल्यू -2। ये कर्व दे दिया इन्होंने, और इस कर्व के बेसिस पे वो हमसे क्या पूछ रहे हैं फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फर्स्ट पॉइंट कर लो, और दूसरा यहाँ पे फाइंड फर्स्ट मैक्स वेलोसिटी, और दूसरा टाइम पीरियड। तो देखो बच्चे हम कैसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे,
याद करो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व हमने सीखा था, यहाँ पे क्या होता था, ए ओमेगा, यहाँ पे अच्छा अगर हमने x यहाँ दिया है तो ये a होता था और ये माइनस है, और वेलोसिटी के साथ होता था a ओमेगा और माइनस a ओमेगा। तो जैसे ही तुम कंपेयर करोगे, देखो ना x a की जगह पे हमारा कितना है 2, तो हमारा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और a ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/a, बोले तो 5/2, बोले तो 2.5। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो गई 2π/ओमेगा, बोले तो 2/2.55। तो ये हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई। और बच्चे तुम जाकर देखो एनालिसिस ऑफ एसएचएम में आपको सिखाया गया है ए ओमेगा को ही वी मैक्स बोलते हैं, तो हमें वी मैक्स की वैल्यू भी मिल गई और टाइम पीरियड भी मिल गया, साथ ही साथ एम्पलीट्यूड भी मिल गया। तो यहाँ से इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स देख के हम 3 पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते थे, मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। तो जितने भी ग्राफ आपने पढ़े, उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट से या स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप से हम कुछ इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। वो एग्जांपल फोर्स का, चलो फोर्स और डिस्प्लेस, अभी हमने फोर्स लिया था ना और दूसरा वेलोसिटी ले लिया। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको नोट करो और इसको एक बार रफ नोटबुक पे लिखो, समझो, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो तीसरा एग्जांपल हम करते हैं, थर्ड एग्जांपल। मान लो थर्ड एग्जांपल हमने कर दिया एक्सीलरेशन x के कर्व से। एक्सीलरेशन x हमारा कैसा दे दिया, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा, यहाँ पे कुछ 45 डिग्री ले लिया हमने, ये -2 से ये सर हर बार -2 3 कर लो +3। तो यहाँ इस कर्व से हम क्या इंफॉर्मेशन, क्या पूछे रहने दो, हम इंफॉर्मेशन कितना निकाल सकते थे। तो पहला एम्पलीट्यूड 3 होगा, दूसरा इसका स्लोप m बोले तो tan थीटा और वो होता था ओमेगा स्क्वायर, जाके देखना मैंने तुम्हें ग्राफ में सिखा रखा है x का स्लोप क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। तो tan 45 डिग्री हमारा कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1, तो ओमेगा स्क्वायर 1, इसीलिए ओमेगा इक्वल टू 1। ओमेगा इक्वल टू 1 होने का मतलब हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा, तो 2π और ओमेगा की जगह पे 1, तो हमारा टाइम पीरियड हो गया 2π। तो हमने अगर एक सिंपली एक्स का कर्व भी कंसीडर किया तो उस कर्व के बेसिस से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड, स्लोप की वजह से ओमेगा और ओमेगा की वजह से टाइम पीरियड। तो किसी भी ग्राफ का यही बेसिक है, जितने भी ग्राफ आपने एसएचएम में पढ़े, उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट से, उस ग्राफ के स्लोप से आप इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आके बच्चों हम ग्राफ के सेक्शन को कम्प्लीटली खत्म कर चुके, समझ चुके। अब हमारा यहाँ पे ग्राफ खत्म होता है। ग्राफ में हमने कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ा, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने देख लिया कि एनालिसिस ऑफ एसएचएम के 6 टर्म्स के ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट, टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट। और वैसे ही उन सभी फॉर्मूलों को 6 के 6 फॉर्मूलों का टाइम वाला फॉर्मेट भी हमने देख लिया कि टाइम के फॉर्मेट में अगर हम उसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। तो टोटल कर्व और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए कि कैसा होगा। तो यहाँ पे आके हमारा ग्राफ का सेक्शन कम्प्लीटली फिनिश होता है। ग्राफ 100% कंप्लीट। इसको देखो, समझो और इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ। बहुत अच्छा